हेलो फ्रेंड्स एंड ओवरऑल सोमवार की शाम और मार्केट अगर आप देखो तो ठीक ठाक रहा। 140 पॉइंट्स अप था और द रीजन इज कोटक महिंद्रा बैंक 9% है। आई थिंक कब वो भागा था उतना याद नहीं आ रहा है। हाँ, 10-15% गिरा था सही, जब वो कहते हैं ना कि उन पे रिस्ट्रिक्शन लग गई थी आरबीआई की। विप्रो ने अच्छा खासा भागा, ऑलमोस्ट 6 से 7%, वो भी काफी टाइम के बाद अच्छा रिजल्ट लेके आए। तो इन दो तीन स्टॉक के वजह से ना एक एक पॉजिटिव सेंटीमेंट रहा। और दूसरी बात, आज शाम को ट्रम्प साहब उनका इनॉग्रेशन हो रहा है बेसिकली एज ए प्रेसिडेंट। तो देखते क्या होता है। और कल से ही फुर्जरिया चालू हो जाएगी। ट्विटर पे नजर रखना, सुबह सुबह आपको ट्विटर देखना है हर रोज। ये याद रखना है आपको कि ट्रम्प साहब क्या लिख रहे, और वो जो लिखेंगे उससे पूरा मार्केट हिलेगा, पूरा वर्ल्ड मार्केट हिलेगा। ये ध्यान में रखना है। और मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप पिछला टेन्योर देखो ना, तो टेलीविजन टेलीविजन वाले पहले वो ट्विटर पे नजर रखते थे कि वो कहाँ ट्वीट कर रहे हैं। एंड दिस इज द फैक्ट गाइस। ये एक ऐसे व्यक्ति ना जो कंप्लीटली ना अनप्रिडिक्टेबल है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है पता नहीं। और ये पहले 100 दिन में क्या करना चाहते हैं, दैट इज व्हाट इज शेकिंग द होल वर्ल्ड मार्केट। ओके, कि क्या टैक्सेस लगा देंगे, क्या दिमाग में चल रहा है। कभी बात करें कनाडा बाय करेंगे, कभी बात करें ग्रीनलैंड बाय करेंगे। ऊपर से इनके साथ तो इलॉन मस्क जुड़ गए, वो भी काफी ओपनली बोलते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा ये 4 साल। कुछ नहीं तो टीवी वाले को मसाला मिल जाएगा, हर रोज कुछ ना कुछ होगा, फुर्जिया चलेगी। लेकिन इसमें ये होता क्या है, मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो जाता है। मार्केट को ये सब है ना, अनप्रिडिक्टेबल चीजें नहीं चाहिए उनको। एक ऐसा स्ट्रीमलाइन चाहिए कि हाँ भाई, ये हो रहा है एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। लेकिन ट्रम्प साहब हो गए तब ऐसा नहीं होगा। तो देखना पड़ेगा क्या होता है। लेकिन हाँ, आज तो रैली थी, कल देखेंगे क्या होगा। इनॉग्रेशन आज तो आई थिंक यूएस में भी छुट्टी है। सो उनका इम्पैक्ट मंगलवार को आएगा। लेकिन कुछ अगर इम्प्लीमेंटेशन है, मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि आज के आज कुछ सर्कुलर बाहर आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं। अगर आने वाले हैं तो उसमें नज़र मार्केट की ज़रूर रहेगी। अब बात करते हैं कि इंडियन मार्केट की तो इंडियन मार्केट की अच्छा जाने से पहले गाइस, आपके कोई भी क्वेश्चन है प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, मैं आंसर देता हूँ हमेशा। आज भी मैं काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूँ जो पेंडिंग है। और जरूर लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। और जैसे मैंने बोला कि आप हमारी सर्विस देखना चाहते हैं तो स्टॉक रिकमेंडेशन तो लिंक नीचे है। चलिए बात करते हैं रिजल्ट सीजन की। तो रिजल्ट सीजन ठीक ठाक चल रहा है, इतना खराब भी नहीं आ रहा है। कुछ कुछ रिजल्ट बहुत टाइम के बाद अच्छे आने चालू हुए, सो दैट इज अ गुड पॉइंट। बैंकिंग इंडस्ट्री के रिजल्ट ठीक ठाक आ रहे हैं। कोटक का तो काफी अच्छा आया। आईटी का ओवरऑल अगर आप देखो तो टीसीएस का अच्छा था, इन्फोसिस का भी अच्छा था, लेकिन वो इतना भाग गया है तो थोड़ा नीचे आ रहा है। एचसीएल की बात करें तो वो भी ठीक-ठाक था, लेकिन विप्रो का तो सबसे बढ़िया रिज़ल्ट विप्रो का था। आज हम लोग आईटी स्टॉक्स, ये 4 आईटी स्टॉक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, कैसा रहा रिज़ल्ट और यहाँ से क्या लग रहा है, क्या-क्या फैक्टर्स हो सकते हैं यहाँ से बढ़ेंगे। और ओवरऑल अगर मैं आईटी स्टॉक से ही चलो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो इन 4 स्टॉक की अगर हम लोग बात करें, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल, अगर हम लोग देखें तो रिज़ल्ट अच्छा है। ओके, टीसीएस का भी अच्छा आया था। अगर इनका क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर भी देखूँ तो देखो इतना बड़ा ग्रोथ है, ऐसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ ठीक रहा, लेकिन मेन है प्रॉफिट ग्रोथ। तो प्रॉफिट ग्रोथ में अगर आप बोलो तो सबसे बड़ी बाजी मारी है वो है विप्रो ने, ऑलमोस्ट 24% से ग्रोथ हुआ ईयर ऑन ईयर, विच इज अ वेरी वेरी बिग जंप। ओके, और इतने टाइम के बाद विप्रो ने ये इस तरह का रिजल्ट दिया है। अगर आप देखो इन्फोसिस ने भी 11% से टॉप लाइन ग्रो किया है, एचसीएल और टीसीएस ने 5-5% से। अगर हम लोग क्वार्टर टू क्वार्टर अगर मैं देखूँ तो ठीक है, क्वार्टर टू क्वार्टर भी चारों कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ है। ओके, डील साइज भी इनकी अच्छी है, जैसे इन्फोसिस ने बोला कि अभी तक की हाईएस्ट डील साइज है। और ओवरऑल डील साइज भी ठीक-ठाक रहेगी। क्यों? क्योंकि यूएस रिकवर हो रहा है। देखो कोई भी, ये हमारी पहले भी बात हुई थी, यूएस रिकवरी में आती है, अगर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है तो इनडायरेक्टली आईटी कंपनीज इंडिया को फ़ायदा ही होने वाला है, क्योंकि उनका जो मेन कहते हैं ना कि क्लाइंट है वो है यूएस है, यूरोप है और वो सब है। तो वहाँ जैसे रिकवरी आती है इन लोगों को अच्छा रहेगा, प्लस डॉलर स्ट्रॉन्ग है। सबसे बड़ी बात, जैसे डॉलर स्ट्रांग होता है तो आप कह सकते हो ना कि साल में अगर 4-5% से रुपी डेप्रिशिएट होता है, तो 4-5% से इनका ही प्रॉफिटेबिलिटी ऐसे ही बढ़ जाता है।
करेक्ट? तो डॉलर स्ट्रॉन्ग का भी इनको फ़ायदा मिल रहा है एंड ओवरऑल अगर विप्रो का भी रिज़ल्ट अच्छा है ओवरऑल अगर आप ये देखोगे तो रिज़ल्ट अच्छा आने का कारण भी यही है कि यहाँ सब डेमोग्राफ़ीज़ में रिकवरी आ रही है। ओके, इवन अगर मैं बात करूँ कि गाइडेंस क्या था तो गाइडेंस जैसे अगर बात करें तो इन्फोसिस का 4 टू 5% था गाइडेंस। ओके, इवन टीसीएस तो दिया नहीं लेकिन टीसीएस बोल रहे हैं कि अच्छा खासा यहाँ से ग्रो होगा उनका। और अगर हम लोग ये बात करें तो विप्रो की, तो विप्रो भी बोल रहे हैं कि भई उनको 3.5 बिलियन का जो ऑर्डर बुक है और यहाँ से भी ग्रो अच्छा खासा करेंगे। ओके, तो गाइडेंस तो ठीक-ठाक ही है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। हाँ, विप्रो का इतना भी हाई नहीं है, -1 टू 1% है, लेकिन ठीक है। क्योंकि अगर वैल्यूएशन वाइज़ भी मैं अगर इन सब कंपनियों पे कंपेयर करूँ, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, तो अगर मैं पी रेशियो उनका मेन होता है। देखो पी रेशियो इसलिए देखना है क्योंकि वही एक मैट्रिक्स आईटी में ज़्यादा चल रहा है। तो ये सभी इंडस्ट्री पीई से नीचे है। अभी सबसे सस्ता है विप्रो जो 25 के पीई पे मिल रहा है। इन्फोसिस 27 के, एचसीएल 28 के और टीसीएस 30 के। ओके, बाकी आरओई, आरओसी सबका ठीक-ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से क्या ग्रो ग्रो होगा वही हमें देखना है। ओके, क्योंकि ये जो ग्रोथ था अभी तक का यहाँ से क्या-क्या फैक्टर्स देखने हैं वो रहेंगे। तो उसमें जैसे मैंने बोला कि जो एक मेन फैक्टर है उनका कि यूरोप और यूएस से ऊपर आ रहा है, सो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर। अनदर फैक्टर यूएसडी डॉलर स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ से उनको फ़ायदा होगा। थर्ड फैक्टर ये है कि ये जो पहले हम लोग जो बात करते थे कि भई ट्रम्प आएँगे तो वो लोकल एम्प्लॉइज़ को बेसिकली प्रमोट करेंगे और वहाँ प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ भी एक बात समझो कि इन सब कंपनियों ने जो फर्स्ट टेन्योर था ट्रम्प का, तभी से उन लोगों ने लोकल रिक्रूटमेंट चालू कर दी थी। तो इस बार इतना बड़ा इश्यू नहीं आ सकता है। ओके, तो वो एक पॉज़िटिव है। चौथा पॉइंट अगर ट्रम्प साहब बोलेंगे भई चाइना को हमें ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं देने हैं, चाइना एंटी चाइना थोड़ा हो रहा है, लेकिन देखो हम बोल रहे हैं, लेकिन अभी एक मीटिंग हुई थी ट्रम्प की और चाइना के प्रेज़िडेंट की और वहाँ बातें चल रही थी कि भई हमें यहाँ से कोऑर्डिनेशन रखना है वो सब, तो शायद हो सके ये टेन्योर कुछ ट्रम्प का अलग हो जो लास्ट टेन्योर था क्योंकि ये इनका लास्ट टेन्योर है। ओके, तो वो चाहेंगे कि भई हम उनकी देखो वो उन्होंने क्लियर कट ट्विटर में भी बोला है कि हमारी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है। हम लोग कोई देश के खिलाफ नहीं, वी आर नॉट अगेंस्ट चाइना, वी वांट टू पुट अमेरिका फर्स्ट। तो उस पॉलिसी में अगर सब सोचते हैं कि भई बहुत सख्ती आएगी, शायद ना भी आए, तो चाइना में एक रिकवरी का फ़ेज़ आ जाए और चाइना जो जब ट्रम्प थे 8 साल पहले था और अभी है, अभी भी फ़र्क है। अभी भी चाइना बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है? तो इनको इग्नोर नहीं कर सकते और उनका मेन चीज़ अगर आपको देखना है तो देखना पड़ेगा कि टिकटॉक के सामने क्या हर्डल ये लोग रख रहे हैं यूएस वाले। क्योंकि अभी तो बैन लगा था, तो क्या उसमें कुछ चेंजेज़ आ रहे हैं? तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि रवैया कैसा है यूएस का चाइना की तरफ। तो अगर सख्त रहा तो इनडायरेक्टली इंडियन आईटी कंपनी को भी फ़ायदा होगा। दूसरा ये जो अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो इनको प्रॉफ़िटेबिलिटी बढ़ानी है, तो वो लोग जो आउटसोर्सिंग का काम तो बढ़ाएँगे ना, कम तो नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो बैक ऑफ़िस का काम है और ये जो हम लोग का हमारी जो बड़ी-बड़ी कंपनी है, वो क्या करती है, वो बैक ऑफ़िस को ठीक है? तो वो शायद वापिस यहाँ इंडिया में ज़्यादा ट्रांसफ़र हो इन सब बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में। तो वो भी एक तरह से बेनिफिट रहेगा। अनलेस अनलेस कोई रेडिकल स्टेप अगर ट्रम्प साहब लेने लगे तो बात अलग है। नहीं तो ओवरऑल ट्रम्प का ये प्रेसिडेंसी आईटी का पर्सपेक्टिव से ठीक-ठाक ही रहना चाहिए। ठीक है? क्योंकि सभी क्या ना एंगल उस तरह से नज़र आ रहा है कि यूएस की इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी यानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है? तो वो स्ट्रॉन्ग की वजह से एक एक ब्रीदर आईटी में लेकिन आईटी का अपना प्रॉब्लम यही है कि आईटी अभी सभी ऑल टाइम हाई के पास है। अगर मैं देखूँ टीसीएस सिर्फ़ 11% डाउन है, इन्फोसिस 9%, एचसीएल 10% और विप्रो तो सिर्फ़ 6% डाउन है अपने टॉप से। तो ऐसा नहीं है कि ये सब सस्ते मिले। अभी ये लार्ज कैप है, देखो मैं मिड कैप, स्मॉल कैप की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं लार्ज कैप की बात कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये चीज़ आपको ध्यान में रखें कि इन इन सब कंपनियों से भी इतनी भी
अपने टॉप से बहुत नीचे भी नहीं है, बहुत पास भी नहीं है। सो 10-10% डाउन है और यहाँ से क्या होगा कि ये वेल डिस्कवर्ड सेक्टर है, ठीक है? सबको पता है कि आईटी अच्छा करेगा। अभी आज का मेन है, आज टर्म साहब आएँगे और मुझे तो लग रहा है ये पहले 100 दिन हमें बहुत ही ध्यान से पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा कि यहाँ से क्या होगा। डील कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है इन सब कंपनियों में। अगर मैं सबके ओवरऑल वैल्यूएशन भी देखूँ तो ठीक है यार, इतना यहाँ से आप कह सकते हो डिसेंट रिटर्न आपको आराम से इन सब कंपनियों में मिल सकता है। जो फैक्टर्स मैंने जो पॉजिटिव बोले अगर वो चल गए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एट्रिशन लेवल भी अगर हम लोग इनकी बात करें तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो डाउन आ रहा है। और मेन चीज़ है कि यूएस में बीएफएसआई सेक्टर यानी वो बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर की मैं बात कहूँ, जो मेन है इंडियन आईटी कोर इंडस्ट्री का, वहाँ अगर ग्रोथ आता है ना तो इनको डायरेक्टली फ़ायदा होगा। सो पॉजिटिव ज़्यादा है फॉर द आईटी कंपनीज़ कंपेयर टू नेगेटिव। एंड अभी आप बोलोगे एआई का क्या? एआई आ रहा है यहाँ और तो क्या होगा इन सभी? देखो जितना मैंने इन लोगों से बात की, जितनी बड़ी-बड़ी कंपनियों के एम्प्लॉयी से भी मैंने काफ़ी लोगों से बात की है, वो क्या बोल रहे हैं कि यार बड़ा एक तरह से ना वेव चल रही है इन सब टीसीएस, इन्फोसिस या कोई भी आप ले लो बड़ी कंपनी कि एआई को एडॉप्ट करने की। और एक लीडरशिप लेवल पे भी टीम बन रही है और वहाँ से सबको ट्रेन किया जाता है। तो भाई तो बात यही आती है कि अगर एआई आ रहा है और जो भी लो लेवल कहते हैं ना जॉब है वो अगर एआई कर रहा है तो एम्प्लॉइज़ जाएँगे क्या? यस जाएँगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। जाएँगे ही जाएँगे, तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और एम्प्लॉइज़ भी जाएँगे। तो ये से तो होने वाला है। अभी-अभी ये बोल रहे हैं कि कोई बोल रहा है कि नहीं-नहीं इतने एम्प्लॉइज़ नहीं ले ऑफ होंगे, वी विल ट्राई टू एडॉप्ट एवरीवन नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। एक एआई ना कम से कम 3-4 लोगों का काम कर लेता है। तो भई लोग तो जाएँगे, लेकिन ये सब कंपनी भी इवॉल्व होगी। ये देखो ये बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, उनको हमसे भी ज़्यादा पता है, वो मार्केट में काम कर रहे हैं। इन लोगों ने सबने एनवीडिया इन सब लोगों से के साथ तो एग्रीमेंट भी कर दी है। तो दे आर ट्रेनिंग देयर एम्प्लॉइज़ एट देयर बेस्ट फॉर द एआई लेवल। तो मुझे आगे जाके ऐसा लग रहा है कि हाँ एम्प्लॉय सब छूटेंगे वो सब बात अलग है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में इतना फ़र्क नहीं क्योंकि आगे पहले पता है वो क्लाउड आया था, तो क्लाउड में भी आईटी कंपनी ने काफ़ी तरह से एडॉप्ट कर लिया था। और यहाँ भी एडॉप्ट करेंगे, तो मुझे कोई इतनी दिक्कत नहीं लग रही है कि भई कुछ भूचाल आ जाएगा। हाँ, ए किस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं वो फ़र्क है क्योंकि ऑल दिस कंपनीज़ पिछले 30-40 साल से बेसिकली इकोनॉमिक अप एंड डाउन को बेसिकली फेस कर रही है एंड अकॉर्डिंगली दे आर ट्राइंग टू अकस्टम दैट। सो एआई इज आल्सो वन बिग एनिमल कमिंग। एआई से काम बहुत इजी हो जाएगा, काफ़ी लोगों को जा सकते हैं यहाँ से, वो होगा। लेकिन उसके वजह से कंपनियाँ चली जाएँगी, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे एआई को अभी क्या कर रहे हैं ये लोग काम, मैं थोड़ा इसमें डिटेल में इसलिए बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए कि एआई में अभी इस तरह से काम कर रहे हैं कि कैसे एआई को इम्प्लीमेंट करना है इन सब सॉफ्टवेयर में। कैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है कि आप वो चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी में प्रॉम्प्ट डालते हो ना, तो किस तरह से प्रॉम्प्ट डालना है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं उसको और किस तरह से मैनेज करना है क्योंकि एआई बहुत ही शातिर है। देखो अगर एक्सटेंसिव यूज़ करते हैं एआई को भी कंट्रोल करके यूज़ करना पड़ता है, अगर खुला छोड़ दोगे तो और बवाल हो सकती है। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए भी इंसान तो चाहिए ना आपको, ह्यूमन बीइंग्स है कि वो सब एआई को, सॉफ्टवेयर को, इन सबको कंट्रोल कर पाएँ। तो मुझे यहाँ से ऐसा लग रहा है कि हाँ, एम्प्लॉइज़ कम हो सकते हैं लेकिन ओवरऑल रेवेन्यू एंड ऑल दैट ठीक-ठाक चलेगी इन सब कंपनी को आगे जाके भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आने चाहिए। तो ये था मेरा व्यू आईटी इंडस्ट्री के लिए गाइस, होप आपको ये अच्छा लगा तो डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। चलिए अभी अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। और हाँ, आपको अगर अभी फेस्टिवल सीज़न चल रहा है तो हमारा एक स्मॉल कैप का एक ऑफर हमने रखा है, फ्रीडम ऑफर तो हमने डाला हुआ है, आप ज़रूर जाके देखिए बहुत ही बड़ा डिस्काउंट है, ऑलमोस्ट मोर देन 70% ओके, तो आप जाके देख सकते हो, ओके। चलिए आई थिंक मोर देन 80% तो आप जाके देखिए, मैं लिंक डाल दूँगा वहाँ नीचे। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर लेते हैं तो क्वेश्चन्स लेते हैं। सो क्वेश्चन में मैंने ऐसे तो काफ़ी ले लिए लेकिन कुछ-कुछ क्वेश्चन पेंडिंग है अभी भी।
ठीक है, अभी प्रेमी बोले कि हाय तपन, व्हाट इज योर व्यू ऑन एसडब्ल्यू सोलर? वेल, स्टर्लिंग विल्सन की बात करें तो ऑफ कोर्स नो, वैल्यूएशन काफ़ी हाई था इन सब रिन्यूएबल कंपनीज़ का। और अभी जैसे ये थोड़ा मेगा ट्रेंड नीचे आया है, तो ये सब कंपनी भी नीचे आई है। ऑनेस्टली स्पीकिंग इनका रिज़ल्ट अच्छा था, इतना खराब नहीं था, प्रॉफ़िटेबल ही था। लेकिन सम लोग कहते हैं ना कि पूरा सेक्टर जब प्रॉब्लम आता है, तो ये कंपनीज़ भी प्रॉब्लम में आ जाती है। तो वही वही अभी हुआ है एसडब्ल्यू सोलर के साथ। तो अगर आपके पास है, आई थिंक आप अभी प्रेमी आप ज़रा रुक सकते हो, देन यू कैन थिंक अबाउट इट लेटर। थोड़ा रुक जाइए क्योंकि ये सब 40-50% से गिर चुके हैं। मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक गिरे हुए हैं, तो आई थिंक यू शुड वेट फॉर इट। दूसरा एक क्वेश्चन है सर, शेयरों का सर कल्याण का क्यों गिरा है और बाय कब करेंगे? वेल, बातें चल रही थी कि भई कुछ-कुछ मैनेजर्स खास करके मोतीलाल ओसवाल के एसेट में सब लोग शेयर को ऊपर ले जा रहे हैं, ये वो। लेकिन आज वहाँ से एसेट मैनेजमेंट मोतीलाल से वहाँ न्यूज़ आई कि भई ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और आज देखो कल्याण आई थिंक 6% से नहीं, आई थिंक 9% से ऊपर अब था। फिर बाद में अभी 6% के आसपास बंद हुआ है। तो देखो कल्याण एक ऐसी कंपनी है ना कि बहुत ही भागी है। और ऊपर से अभी ये ऑलमोस्ट अभी थोड़ा डाउन तो है, अभी कितना डाउन है वो, जस्ट अ मिनट, इफ आई एम 33% डाउन है, लेकिन अभी भी बहुत ही महँगा स्टॉक है। रिज़ल्ट ऑफ कोर्स उसने बहुत ही अच्छा दिया है। मेरे हिसाब से थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा इसको सेटल डाउन होने दीजिए, द बाद में आपको लेना है तो ले सकते हैं। रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, वो सब में प्रॉब्लम है, लेकिन वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। ओके। तो सर स्टॉक को शैडो को एवरेज इस लेवल पे करना चाहिए? यस, यू शुड। एट एवरी डिप यू शुड एवरेज द स्टॉक, क्योंकि अगर एवरेज नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा? देखिए, एट द एंड ऑफ द डे एवरेज एवरेज करो, लेकिन आप अच्छे स्टॉक को एवरेज करना है। जस्ट एवरेज करने के लिए एवरेज नहीं करना है, अच्छा है तो ही एवरेज करना है, तो इतना ध्यान में रखना है आपको। देन दूसरा एक क्वेश्चन है सर, पंकज जैन का, कि नायना रुदया एम फाइनेंशियल एसीसी का क्या करना चाहिए? वेल, नायना रुदया आई थिंक आपको, आई थिंक यू शुड होल्ड दिस स्टॉक। कोई दिक्कत नहीं लग रही है। ओवरऑल थिंग्स विल बी बेटर फॉर हॉस्पिटल। और मैं तो क्वाइट पॉजिटिव हूँ हॉस्पिटल स्टॉक्स पे। एम फाइनेंशियल भी आप होल्ड कीजिए थोड़ा, डिस्काउंट। ओवरऑल अगर मैं इसको महीन 1 मिनट, ओवरऑल अगर मैं ये स्टॉक की बात करूँ तो आई थिंक यस यू कैन, अभी थोड़ा वेट कीजिए। रिजल्ट के बाद आप देखिए क्या करना है। ठीक है, ईसीसी सीमेंट इंडस्ट्री, देखो सीमेंट ओवरऑल काफ़ी टाइम से, अगर मैं ईसीसी अभी कितना डाउन है अपने टॉप से, एसीसी अगर देखो तो ज़्यादा नहीं, हाँ, ज़्यादा डाउन है, 30% डाउन है। स्टॉक ठीक है, लेकिन अभी जो एक्विज़िशन वो सब हो रहा है उसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। और पीछे 3 साल का तो इसका रिटर्न कुछ नहीं है। आई थिंक इफ यू वांट टू गो, आई थिंक अंबुजा इज़ बेटर कंपेयर टू एसीसी, तो ये देखा। और सीमेंट इंडस्ट्री अभी 1 साल से तो परफ़ॉर्म नहीं कर रही है। ठीक है? तो जैसे ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और इकोनॉमी में, तब जाके इसमें कुछ फ़र्क है। लेकिन स्टिल आई एम नॉट टू मच बुलिश ऑन एसीसी। तो चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस। आई थिंक इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। आपको होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप हमारा जो जैसे बोला स्मॉल कैप में अभी बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस। एंड अगेन जो व्यूज़ दिए वो मेरे पर्सनल कैपेसिटी में, मेरे इन सब स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया है। मैं क्लाइंट से कर सकता हूँ, किया होगा। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, तो जस्ट अ डिस्क्लेमर फॉर यू। तो चलिए कल मिलते हैं, सी यू देन, बाय।